नमस्ते बच्चों। आशा है घर में स्वस्थ और सुरक्षित होने के साथ साथ समय का सदुपयोग भी कर रहे हैं। चलिए आज की हिंदी कक्षा में हम हिमालय की इन चोटियों में तिरंगे झंडे को लहराने वाली सर्वप्रथम भारतीय महिला श्रीमती बिछेंद्री पाल जी के जीवन से महिला की साहस गाथा पाठ के दौरान हम परिचित होंगे। तो चलिए बच्चों, पाठ शुरू करने से पहले हम एक छोटा सा क्रियाकलाप करेंगे। ಮಕ್ಕಳೇ, ಇಲ್ಲಿ UNO ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರುವಂಥ ಕೆಲವು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ದಿನಾಚರಣೆಗಳು ಹಾಗೆ ಭಾರತದ ಸರ್ಕಾರ ನಿರ್ಧರಿಸಿರುವಂಥ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ದಿನಾಚರಣೆಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲಿದೆ। ಮಕ್ಕಳೇ, ಈಗ ಈ ದಿನಾಂಕಗಳಂದು ಯಾವ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ನಾವು ಆಚರಿಸ್ತೇವೆ ಅಂತ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ನೆನಪಿಸ್ಕೋಬೋದಾ? तो चलिए हम सबसे पहले 28 फरवरी के बारे में जान लेंगे। हाँ, आपके चेहरे के मुस्कान को देखते ही मुझे पता चल रहा है कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट साइंस है। जी हाँ, बिल्कुल होना चाहिए। आपने बिल्कुल सही पहचाना। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस ಭಾರತದ ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಸರ್ CV ರಾಮನ್ ಅವರ ರಾಮನ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಘೋಷಣೆಯಾದಂಥ ದಿನವನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಜ್ಞಾನ ದಿನ ಅಂತ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತವೆ। याद किया आप लोगों ने 1 मई? हाँ, 1 मई के दिन अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस इंटरनेशनल लेबर्स डे। और 21 जून? जी हाँ, बिल्कुल सही पहचाना आप लोगों ने। योग और आयुर्वेद विश्व के लिए भारत का देन है, तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून के दिन मनाया जाता है। और 5 जून कुछ याद नहीं आ रहा? एक ಸುರಾಖ್ ದೂ आपको ಒಂದು ಕ್ಲೂ ಕೊಡಲಾ ಮಕ್ಕಳ? ಆ ದಿನ ನೀವು ಬೆಳಗ್ಗೆನೆ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ಪುಟ್ಟ ಸಸಿಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀರಿ, ಗ್ರಾಮ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಥಾವನ್ನು ಹೊರಟು ಹಸಿರಿನ ಘೋಷಣೆಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಿ। ನೆನಪಾಯ್ತಾ? बिल्कुल सही पहचाना आप लोगों ने। अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस। तो चलिए अब हम 8 मार्च के बारे में जान लेंगे। हाँ, मैं अब लड़कियों के चेहरों पर मुस्कान देख पा रही हूँ। बिल्कुल सही पहचाना आप लोगों ने। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। ಮಕ್ಕಳೇ, ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು 8ನೇ ಮಾರ್ಚಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಇತಿಹಾಸ ಇದೆ। ಇವರು ಜರ್ಮನಿಯ ಕ್ಲಾರಾ ಝೆಟ್ಕಿನ್, ಒಬ್ಬ ಸಮಾಜವಾದಿ ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಹೋರಾಟಗಾರ್ತಿ। 18-19ನೇ ಶತಮಾನಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಯುರೋಪ್ನ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಅಸಮರ್ಥರು, ದುರ್ಬಲರು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಅರ್ಧ ವೇತನವನ್ನು ಕೊಡಲಾಗ್ತಾ ಇತ್ತಂತೆ। ಇದನ್ನು ವಿರೋಧಿಸ್ತಾ ಕ್ಲಾರಾ ಝೆಟ್ಕಿನ್ ಅವರು ಒಂದು ಮಹಿಳಾ ಸಂಘಟನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು। ಆ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಮಹಿಳೆಯರು ಬಂಡವಾಳಶಾಹಿಗಳ ವಿರುದ್ಧದ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಕಳ್ಕೋಬೇಕಾಯಿತು। ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಸತತವಾದ ಹೋರಾಟದ ನಂತರ ಇವರ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಒಂದು ನ್ಯಾಯ ದೊರಕಿತ್ತು। 1910 ಮಾರ್ಚ್ 8ನೇ ತಾರೀಕಿನಂದು ಡೆನ್ಮಾರ್ಕ್ನ ಕೋಪನ್ಹೇಗನ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಮಾಜವಾದಿಗಳ ಬೃಹತ್ ಸಮ್ಮೇಳನ ನಡೆಯುತ್ತೆ। ಆ ಸಮ್ಮೇಳನದ ವೇದಿಕೆಯಿಂದ ಕ್ಲಾರಾ ಝೆಟ್ಕಿನ್ ಘೋಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ। ಈ ದಿನವನ್ನು ಈ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣ ತೆತ್ತಂತಹ ಎಲ್ಲ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಹಿಳಾ ದಿವಸ ಅಂತ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ। ಅಂದಿನಿಂದ 8ನೇ ಮಾರ್ಚ್ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನಾಗಿ ಆಚರಿಸಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ। ಆದರೆ ಮಕ್ಕಳೇ, ಇದಕ್ಕೆ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕೆಲವು ಬಯಲು ಸೀಮೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ವೇತನವನ್ನು, ಅದರಲ್ಲೂ ಗರ್ಭಿಣಿ ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೆ 2 ಪಟ್ಟು ವೇತನವನ್ನು ಕೊಡುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇತ್ತು। इसके साथ साथ भारत के पुराने इतिहास में भी हम देख सकते हैं कि नारी को दुर्गा, चामुंडी और काली के नाम पर उसके दैहिक सामर्थ्य को शक्ति के रूप में आराधना करने की प्रथा चली आ रही है। तो आज की महिला के लिए यह प्रेरणा है कि वह अपने दैहिक सामर्थ्य को सेल्फ डिफेंस, आत्मरक्षणೆಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ। और इस चित्र में आप लोग यह भी देख सकते हैं बच्चों, ये सब स्त्रियां अपने दैहिक सामर्थ्य के कारण ही अब तक दुनिया के इंस्पायरिंग इंडियन विमेन अचीवर्स के नाम से हमारे सामने प्रस्तुत है। तो इन सब प्रथमों में प्रथम कतार में आने वाली है आज की हमारी कथा नायिका श्रीमती बिछेंद्री पाल। देखिए, लास्ट ईयर 2019 में ये पद्म विभूषण की उपाधि हमारे माननीय राष्ट्रपति महोदय रामनाथ कोविंद जी के हाथों स्वीकार कर रही है।
ಮಕ್ಕಳೇ, ಕರ್ನಾಟಕದ ನಮಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯ ಅಂದರೆ ಅದೇ ದಿನ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಾಲುಮರದ ತಿಮ್ಮಕ್ಕ ಬಿಚೇಂದ್ರಿ ಪಾಲ್ ಅವರ ಜೊತೆ ಪದ್ಮಭೂಷಣ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದ್ರು. बच्चों चलिए अब आप लोग अपने किताब के 113 पेज पर आ जाइए. तो चलिए बच्चों, अब हम इस पाठ के आशय के रूप में यही जान सकते हैं कि महिलाएं दैहिक साहस प्रदर्शन में पुरुषों से कम नहीं हैं. और इस पाठ का यह भी आशय है कि हम सब बिचेंद्री पाल जी को एक निदर्शन के रूप में पाकर साहसी भाव को अपने हृदय में जागृत करें. तो यह उस दिन का समाचार पत्र है जहां पर बिचेंद्री पाल जी के साथ साथ अंग 2 नामक एक शेरपा भी उनके साथ एवरेस्ट पर आरोहण किए थे. इनके बारे में हम पाठ में आगे देख पाएंगे. बच्चों, अब हम इस पाठ का आदर्श वाचन करेंगे. मैं जो यह पाठ पढ़ते जाती हूँ, आप नए शब्दों को अपने पेंसिल से रेखांकित कीजिएगा. पहली महिला एवरेस्ट विजेता बिचेंद्री पाल को एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला होने का गौरव प्राप्त है. बिचेंद्री का जन्म एक साधारण भारतीय परिवार में हुआ था. पिता किशन पाल सिंह और मां हंसा देवी नेगी की 5 संतानों में बिचेंद्री तीसरी संतान है. बिचेंद्री के बड़े भाई को पहाड़ों पर जाना अच्छा लगता था. भाई को देखकर उन्होंने निश्चय कर लिया कि वे भी वही करेंगी जो उनका भाई करते हैं. वे किसी से पीछे नहीं रहेंगी, उनसे बेहतर करके दिखलाएंगी. इसी जज्बे से उन्होंने पर्वतारोहण का प्रशिक्षण शुरू किया. चलिए बच्चों, अब हम इस पाठ में युक्त कुछ नए शब्दों को पहचानेंगे. सबसे पहला शब्द है चोटी. चोटी शब्द का अर्थ है शिखर. बच्चों, हिंदी में कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका 2 अर्थ निकलता है. जैसे उदाहरण देखिए, सरोवर में मगर है यानी क्रोकोडाइल. सरोवरदल्ली ಮೊಸಳೆ ಇದೆ. मैं दिल्ली जाना चाहती थी मगर नहीं गई. यहाँ पर मगर शब्द का अर्थ है आदरें. तो मेरे पास 2 रुपये हैं, 2 संख्यावाचक. मुझे किताब दो, क्रिया है ना. इसी प्रकार चोटी शब्द का एक अर्थ शिखर है, तो दूसरा अर्थ है लड़कियों की वेणी यानी जड़े. तो चलिए अगले शब्द की ओर चलते हैं. तो जज्बा शब्द का अर्थ है हौसला. दौरान शब्द का अर्थ है उस समय. झंडा शब्द का अर्थ है पताका, ध्वज. और तंबू शामियाना यानी टेंट. आरोहण चढ़ना. कर्मठता. देखिए बच्चों, यह शब्द कितना सुंदर है. काम करने की शक्ति का होना एक बात है, लेकिन काम करने की शक्ति का भाव का होना कुछ अलग ही दिखता है हमें. बच्चों, अब हम बिचेंद्री पाल जी के जीवन को एक प्रोफाइल के रूप में जानेंगे. इनका जन्म हुआ था 24 मई 1954 में और इनका जन्म स्थान है उत्तराखंड राज्य के गढ़वाल जिले के नकुरी. ಮಕ್ಕಳೇ, ಇವರು ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ನಕೂರಿಯಲ್ಲಿ, ಆದರೆ ನಂತರ ಇವರ ತಂದೆ ವ್ಯಾಪಾರದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಉತ್ತರ ಕಾಶಿಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿತಗೊಳ್ತಾರೆ. और इनके माता का नाम है हंसा देवी नेगी और इनके पिता का नाम है किशन लाल. इन दंपतियों के 5 बच्चों में से बिचेंद्री पाल तीसरी संतान है. और इनकी शिक्षा MA B.Ed जो टीचर ट्रेनिंग कोर्स है. संस्कृत भाषा में इन्होंने यह प्रशिक्षण पाया. प्रशिक्षण यानी ಟ್ರೈನಿಂಗ್. ಸೊ ಟೀಚರ್ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ಪಡೀಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇವರು MA B.Ed ಅನ್ನು ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. चलिए बच्चों, अब हम उनके साहसमय जीवन के लिए पूरक परिश्रम क्या था इसे जानेंगे. आगे चलकर जीवन में इतना बड़ा साहस करें, शायद बिचेंद्री पाल हाई स्कूल की उम्र से ही वे अपने आप को तैयार कर रही थी. देखिए यहाँ पर वे 5 किलोमीटर प्रतिदिन अपने स्कूल तक पैदल जाया करती थी. ಯಾವೆಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಪ್ರತಿದಿನ 2-3 ಕಿಲೋಮೀಟರು 4-5 ಕಿಲೋಮೀಟರು ನಡ್ಕೊಂಡು ಅಥವಾ ಬೈಸಿಕಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀರೋ, ಬಹುಶಃ ನಿಮ್ಮ ದೇಹವನ್ನು ಮುಂದೆ ಎಂಥದ್ದೋ ಒಂದು ಸಾಹಸಕ್ಕೆ ಈಗಿನಿಂದಲೇ ಸಿದ್ಧಗೊಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೀರಿ ಬಿಚೇಂದ್ರಿ ಪಾಲ್ ಅವರ ರೀತಿ. ಸೊ ಇದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ, ನೋಡಿ, सिलाई का काम सीखकर अपनी पढ़ाई का
ಖರ್ಚು ಜುಟಾ ರಹಿ ಥಿ. ಸೊ ಮನೆಯ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಂಥ ಈ ಹೆಣ್ಣು ಮಗು ಹೊಲಿಗೆಯನ್ನು ಕಲಿತು ಅದರಿಂದ ಬಂದ ಸಂಪಾದನೆಯಿಂದ ತನ್ನ ಶಾಲಾ ಫೀಸ್ ಹಾಗೆ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ. धन्य है ऐसी बेटियां जो अपने परिवार के आर्थिक स्थिति के बारे में सोचती है. छुट्टियों के दिनों में इनके भाई हमेशा पहाड़ों पर खेलने जाते थे, तो बिचेंद्री भी अपने बड़े भाई के साथ खेलने जाया करती थी. और इसके बाद इन्होंने नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनरिंग में भर्ती की. ಮಕ್ಕಳೇ, ಟೀಚರ್ ಕೋರ್ಸನ್ನು ಮಾಡಿದಂಥ ಇವರು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅದರಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಂಥ ಸಂಬಳ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ತಮ್ಮ ಊರಿನಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದ್ದಂಥ ಒಂದು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್, ಇಲ್ಲೇನಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ನೆಹರು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಮಾउंटेनरिंग में ಸ್ಟೈಫೆಂಡ್ ಬಿ ದೇತೆ थे. ಅಂದರೆ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಇವರಿಗೆ ಪರ್ವತಾರೋಹಣದ ಬಗ್ಗೆ ट्रेनिंग करना ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು. इसलिए ये टीचर बनने से ज़्यादा इस माउंटेनियरिंग कोर्स करना चाहती थी. आप यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों, सबसे पहला पर्वत इन्होंने कालानाग पर्वत की चढ़ाई की जो 6384 मीटर ऊंचा था. और बाद में जब ये 12 वर्ष की लड़की थी, आज की 7th और 8th स्टैंडर्ड की जो बच्चियाँ हैं, उस उम्र में ये एडवांस कैंप के तौर पर गंगोत्री ग्लेशियर, जिसकी ऊंचाई देखिए 6672 मीटर थी, इस पर उन्होंने 12 वर्ष में चढ़ाई की. और इसके बाद उसी वर्ष रोडगेरो पर्वत की भी इन्होंने चढ़ाई की. इनके इस साहस को देखकर उस इंस्टीट्यूट के जो मुखिया थे ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह, इन्हें ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್ ಕಿ ನೌಕರಿ ದೇ ದಿ. ಅಂದರೆ ಇವರು ಸೀನಿಯರಿಂದ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಪಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇವರ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಸೇರುವಂಥ ಜೂನಿಯರ್ಸ್ಗೆ ಇವರು ಟ್ರೈನಿಂಗನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ಅವರು ಅಲಂಕರಿಸಿದ್ರು. अब आगे हम देख सकते हैं कि 1984 में भारत ने एक टीम बनाया ताकि एवरेस्ट पर सबसे पहले कुछ महिलाओं को हम पहुंचाए. इस टीम में बिचेंद्री पाल जी के साथ 7 महिलाएं और 11 पुरुष भी शामिल थे. आखिरकार यह टीम 23 मई 1984 के दिन दोपहर 1:07 तक. ಮಕ್ಕಳೇ, ಈ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಜನರಲ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಕ್ವಿಜ್ಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಅನೇಕ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಸಿಗ್ತಾ ಹೋಗತ್ವೆ. एवरेस्ट की ऊंचाई जो थी 8848 मीटर की ऊंचे इस एवरेस्ट पर्वत पर दोपहर 1:07 पर ये पूरे टीम ने वहाँ पर चढ़ाई की या पर्वतारोहण किया और भारत के झंडे को लहराया. बच्चों, एपीजे कलाम सर हमेशा एक बात कहा करते हैं, डोंट स्टॉप इमीडिएटली आफ्टर योर फर्स्ट सक्सेस बिकॉज people will start to think your that success was your luck. तो इसलिए 1984 से 1994 तक ये लगातार महिलाओं को एवरेस्ट और अन्य पर्वतों पर चढ़ाई करने के प्रशिक्षण दे रही थी. इसके बाद में देखिए यहाँ पर भारत की सबसे बड़ी नदी जो गंगा है, गंगा नदी में इन्होंने उत्तर प्रदेश के हरिद्वार से पश्चिम बंगाल के कलकत्ता तक 2500 किलोमीटर के लंबे रास्ते को 20 लड़कियों का एक दल बनाकर रिवर राफ्टिंग, शायद आप लोग रिवर राफ्टिंग के बारे में जानते हैं, रिवर राफ्टिंग के द्वारा इन्होंने पार किया. इसके बाद काराकोरम, जो सियाचिन पर्वत श्रेणियों के बारे में आप लोग जानते हैं ना, सो काराकोरम पर्वत श्रेणियों की चढ़ाई भी इन्होंने जारी की. और आखिरकार हम अब बिचेंद्री पाल को इसी स्थान पे देख सकते हैं कि एवरेस्ट पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला और 5वीं विश्व महिला के नाम से हम बिचेंद्री पाल के नाम को याद रख सकते हैं. और ये हैं उन्हें प्राप्त सब प्रकार के पुरस्कार. पद्मश्री पुरस्कार मिला, अर्जुन प्रशस्ति मिली और इन्होंने गिनीज रिकॉर्ड किया. और इसके बाद भारत सरकार द्वारा, जैसे हमने पिक्चर में देखा, पद्म भूषण की उपाधि भी इन्होंने पाया. इसके साथ साथ बहुत सारी यूनिवर्सिटियों ने इन्हें डॉक्टरेट और पीएचडी की उपाधि भी प्रदान की. Dear students, when we contacted Bachendri Pal Madam to address Karnataka state students, hearty she agreed and sent a video message to you all. प्यारे बच्चों, मैं अभी एक बहुत ही चैलेंजिंग ट्रैक करके लौटी हूँ और ये जानकर बहुत खुशी हुई कि आप सब लोग
मेरी साहसिक शिखर यात्रा के विषय में पढ़ रहे हैं। मुझे आशा है, उम्मीद है कि मेरी शिखर यात्रा आप सबको अपने अपने शिखर तक पहुंचने के लिए प्रेरणा देगी और इंस्पायर करेगी। क्योंकि मेरे लिए एक छोटे से गांव में रहकर बड़े बड़े सपने देखना और एवरेस्ट की ऊंचाइयों को छूने का जो रास्ता था वो बिल्कुल भी आसान नहीं था, बहुत ही जोखिमों से भरा हुआ। समाज भी इसके लिए तैयार नहीं था और अभियान के दौरान तो कई बार मैं ज़िंदगी और मौत के बीच से निकलकर बाहर निकली हूँ। लेकिन एक बार लक्ष्य निर्धारित किया है, गोल सेट किया, तो बगैर अपने 100% दिए गिव अप करने का सोच दूर दूर तक भी नहीं था। और बच्चों, इसी सकारात्मक सोच के साथ 23 मई 1984 को मुझे दुनिया की सबसे ऊंची चोटी में पहुंचकर तिरंगा फहराने वाले प्रथम भारतीय महिला का सम्मान भी मिला। लेकिन मैं इस सम्मान को ग्लोरीफाई नहीं करती रही और मेरी यात्रा यहाँ पे ख़त्म नहीं हुई। रियल यात्रा यहाँ से मेरी शुरू हुई और वो था दूसरों को एम्पावर करना। ये दूसरा एवरेस्ट था कि लोगों तक पहुँचना, लोगों की ज़िंदगी में एक बदलाव लाना। और टाटा स्टील में रहकर एक नया डिपार्टमेंट, एक नया विभाग का क्रिएशन हुआ जिसमें मुझे फुल्ली एम्पावर किया गया। और उसके बाद मैं एक के बाद एक अभियान दल का नेतृत्व करती रही, चाहे वो गंगा नदी में हो, हिमालय में हो, एवरेस्ट हो या फिर रेगिस्तान। कभी भी आराम नहीं किया। और एक लीडर की जिम्मेदारी भी है टू मेक मेनी लीडर्स। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मेरे माँ पिताजी ने मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग वैल्यूज़ दिए हैं। वो है हार्ड वर्क और ऑनेस्टी, मेहनत और ईमानदारी। मेरे माँ पिताजी, हमेशा मैंने यही सुना उन लोगों से और उन वैल्यूज़ को प्रैक्टिस करने का मौका मिला टाटा स्टील एडवेंचर फाउंडेशन में रहकर। और कई दूसरे महिलाओं को एम्पावर किया और उसने उनके सपने को साकार किया और ये साबित किया कि द बिगेस्ट रिस्क इन लाइफ इज़ नॉट टेकिंग रिस्क। रिस्क नहीं लेना ही अपने में एक बहुत बड़ा रिस्क है। थैंक यू। बच्चों, अब से हम बिछेंद्री पाल जी का सफ़र, जो धरती से एवरेस्ट तक था, उस सफ़र को जानने की कोशिश करेंगे। इन्हें एवरेस्ट पर चढ़ने तक की प्रेरणा कैसे मिली? यहाँ पर देखिए, सन 1983 में नई दिल्ली में हिमालय पर्वतारोहियों का सम्मेलन हुआ था। वहाँ पर इन्होंने एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले पुरुष तेंजिंग नोर्गे, जो नेपाल से थे, उनसे मिली और जुंके ताबी, जो एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली विश्व महिला थी, इन दोनों से मिली, उनसे प्रेरणा पाई और निश्चय किया वह भी ज़रूर एवरेस्ट तक पहुंचने की कोशिश करेंगी। और यहाँ पर आप एडमंड हिलरी, जो न्यूजीलैंड के थे, और तेंजिंग नोर्गे, जो दोनों एक साथ एवरेस्ट का पर्वतारोहण किए थे, उन्हें देख सकते हैं। इस प्रेरणा प्राप्त करने के बाद आखिर वह दिन आ ही गया। 23 मई 1984 को ये एवरेस्ट पर पहुंचकर भारतीय तिरंगे झंडे को आखिर इन्होंने फहरा ही दिया। इनके साथ आप अंगदोर जी को देख सकते हैं। बच्चों, अंगदोर एक शेर्पा थे। ಮಕ್ಕಳೇ, ನಿಮಗೆ ಶೇರ್ಪಾಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅತ್ಯಂತ ರೋಮಾಂಚಕಾರಿ ವಿಷಯಗಳು ತಿಳಿದು ಬರುತ್ತೆ ನೀವು ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ದೇ ಆದಲ್ಲಿ. ಇವರು ನೇಪಾಳ ಹಾಗೂ ಭಾರತದ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡುವಂಥ ಗುಡ್ಡಗಾಡು ಜನ. ಹೇಗೆ ಮೀನುಗಾರರಿಗೆ ಸಮುದ್ರದ ಮಧ್ಯಭಾಗಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಸಹ ಸಮುದ್ರದ ದಿಕ್ಕುಗಳು ಗುರುತಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೋ, ಹಾಗೆ ಈ ಶೇರ್ಪಾಗಳಿಗೆ ಪರ್ವತದ ಯಾವುದೇ ಮೂಲೆಗೆ ಹೋದರೂ ಸಹ ದಿಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವಷ್ಟು ಚಾಣಾಕ್ಷರಿರ್ತಾರೆ. ಹಿಮಾಲಯ ಪರ್ವತಾರೋಹಿಗಳ ತರಬೇತಿ ನಡೆಯುವಾಗ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಜೊತೆ ಒಬ್ಬ ಶೇರ್ಪಾನನ್ನು ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಅವರು ಈ ಪರ್ವತಾರೋಹಿಗಳಿಗೆ
ಸಹಾಯ ಆಗುವಂಥ ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು, ಆಯುಧಗಳನ್ನು, ಜೊತೆಗೆ ಇವರಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವಂಥ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಇವೆಲ್ಲವುಗಳನ್ನು ಹೊತ್ತು ಪರ್ವತಾರೋಹಿಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. तो अब बिचेंद्री पाल जी के साथ वह शेरपा थे अंगदोर. बच्चों, अब हम आगे से चढ़ाई का बयान बिचेंद्री पाल जी के जुबान में एक क्रोनिकल यानी क्रमानुगत विवरण जानने की कोशिश करेंगे. बच्चों, कर्नल कुल्लर जो पर्वतारोही थे उन सब दलों के नेता थे. वे उन 3 शिखर दलों को 2 समूहों में बांटा. जब तक वे साउथ कोल तक पहुंचे तब तक 2 समूहों के रूप में चढ़ते जाएंगे. इसका निर्धारण कर्नल कुल्लर जी ने किया. देखिए यहाँ पर पर्वतारोहण के दिन की तैयारी के बारे में अब बिचेंद्री पाल जी कुछ बोल रही है. यह जो अनुच्छेद है आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा कि बिचेंद्री पाल जी ने पर्वत तक चढ़ने की तैयारी कैसे की. इसके लिए उत्तर के रूप में यह मिल सकता है. तो यहाँ पर देखिए, उस दिन ये सुबह 4 बजे उठ गई और बर्फ पिघलाकर ಚಾಯ್ बनाई. ಅಲ್ಲಿ ನೀರಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ಇರೋ ಮಂಜುಗಡ್ಡೆಯನ್ನು ಕೆತ್ತೋದು, ಅದನ್ನು ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ ಟೀ ಮಾಡೋದು. और इसके बाद आधी बिस्कुट और आधी चॉकलेट का एक हल्का नाश्ता इन्होंने कर लिया. ಮಕ್ಕಳೇ, ಈ ಪರ್ವತ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕೋಕಾಲ್ ಸೀಡ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಕೆಲವು ಬೀಜಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಒಂದು ರೀತಿಯಾದ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಅನ್ನ ತಯಾರು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ. एक चाय, आधी बिस्किट और एक छोटा सा चॉकलेट का टुकड़ा, इसे नाश्ते के रूप में खाकर वे 5:30 बजे अपने तंबू से यानी टेंट से ನಿಕಲ್ ಪಡಿ. ಮಕ್ಕಳೇ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗಮನಿಸ್ಬೋದು, ದೇಹಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಆಹಾರ ಸಿಕ್ಕಾಗ ಅದನ್ನು ಸಾಕಷ್ಟು ಶ್ರಮ ವಹಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಕಷ್ಟ ಆಗತ್ತೆ. ದೇಹಕ್ಕೆ ಮಿತ ಆಹಾರ ಇದ್ದಷ್ಟು ದೈಹಿಕ ಶ್ರಮವನ್ನು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಳಸ್ಬೋದು. तो इसलिए पहाड़ चढ़ने के काम के लिए ये बहुत ही हल्का नाश्ता करके निकली. हल्का शब्द का अर्थ है हगूरा. ಇದರ ವಿರುದ್ಧ ಪದ बोझा या भारी. जब ये 5:30 बजे तंबू से निकली तब अंगद जी ने इनसे प्रश्न पूछा, क्या जरूर आप मेरे साथ चलना चाहेंगी. ಎಲ್ಲ ಲಗೇಜ್ ಹಾಕೊಂಡು ಹೊರಟು ನಿಂತ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಕ್ಷಣ ಅಂಗದೋರ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಖಂಡಿತ ನೀವು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಬರೋಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ. ಯಾಕೆ ಈ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಮಕ್ಕಳೇ, ಆ ದಿನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹವಾಮಾನ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾಗಿತ್ತು. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಇವರು ಚಾರಣಕ್ಕೆ ಹೊರಡಬೇಕು. ಹಿಂದಿನ ದಿನ ರಾತ್ರಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸಿಲಿಂಡ್ರ್ ಒಂದು ಬರ್ಸ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಇನ್ನೇನು ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ 5:30ಗೆ ಹೊರಡಬೇಕು. ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ 1 ಗಂಟೆಯಿಂದ 3-4 ಗಂಟೆಯವರೆಗೂ ಸತತವಾಗಿ ಹಿಮಮಳೆ ಸುರಿತು. 7 ಜನ ಮಹಿಳೆಯರ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಗಾಯಾಳು ಆದರು, ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ನಾವು ಈ ಬಾರಿ ಚಾರಣ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರು. सिर्फ अकेली बिचेंद्री पाल अपने विश्वास से अडिग थी कि वह ज़रूर इस पर्वतारोहण को सफल बनाएंगी. तो इसलिए देखिए कितनी अच्छी बातें कहती है वह. मुझे मार्गदर्शन देते हैं, अंगदोरा जी पर विश्वास था और आरोहण क्षमता के बारे में और अपनी कर्मठता के बारे में भी मैं बहुत ही आश्वस्त थी. ಅಂದರೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಭರವಸೆ ಇತ್ತು, ನಾನು ಖಂಡಿತ ಇದರಲ್ಲಿ ಸಫಲತೆಯನ್ನು ಗಳಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ. इसलिए मैंने अंगदोरा जी से कहा, मैं ज़रूर आपके साथ साउथ पोल जो काठमांडू से शुरू होता है, उस साउथ पोल से एवरेस्ट के श्रृंग तक पहुंचने के लिए मैं तैयार हूँ. तो अब आगे अपने सफ़र के बारे में ऐसा बयान करती है कि 6:20 तक ये अंगदोरा जी और मैं साउथ कोल से बाहर निकलते ही दिन ऊपर चढ़ गया था. सो साउथ ಕೋಲ್ವರೆಗೂ 5:30ಗೆ ಹೊರಟಂಥವರು 6:20 ಹೊತ್ತಿಗೆ ಸೌತ್ ಕೋಲನ್ನು ತಲುಪಿದ್ರು. ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿಲು ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಲೇಕಿನ್ उसके साथ साथ हल्की हवा और ठंड बहुत अधिक थी. इनका विश्वास देखिए बच्चों, साउथ कोल पार करने के बाद भी ये बिना रस्सी के, बगैर रस्सी के, बगैर शब्द का अर्थ है इल्लदे. रस्सी ಅಂದರೆ ಹಗ್ಗ. ಸೌತ್ ಕೋಲ್ನ ನಂತರ ಹಗ್ಗದ ಸಹಾಯವಿಲ್ಲದೆ ಇವರು ಪರ್ವತಾರೋಹಣವನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿದ್ರು. ಮಕ್ಕಳೇ, ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಪರ್ವತಾರೋಹಣಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದಾದ ಎಲ್ಲ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ತಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಹಾಗೆ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿ, ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಹಗ್ಗದ ಸಹಾಯದಿಂದ ಹಿಮ ಪರ್ವತಗಳನ್ನು ಏರಲಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು.
सो अंग दोर्जी एक निश्चित गति से ऊपर चढ़ रहे थे। उनके पीछे पीछे बिचेंद्री पाल भी अनुकरण करने लगी थी। ಮುಂದೆ ಮುಂದೆ ಅವರು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು, ಅವರ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಗುರುತನ್ನ ಹಿಡಿದು ಇವರು ಸಹ ಏರ್ತಾ ಹೋದ್ರು। लेकिन हिमालय पहाड़ के चट्टानों की स्थिति कैसी थी, एवरेस्ट पहाड़ों की स्थिति कैसी थी? देखिए यहाँ पर ढलाऊ चट्टाने। ಮಕ್ಕಳೇ, ಬೆಟ್ಟ ಹೀಗಿದ್ರೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ನಾವು ಏರ್ಬೋದು, ಬೆಟ್ಟ ಹೀಗಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಏರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾನಸಿಕ ಸಿದ್ಧತೆ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ। ये जहाँ पर चढ़ रहे थे दोनों, वहाँ पर ढलाऊ चट्टाने थी, ಇಳಿಜಾರು ಬಂಡೆಗಳಿದ್ವು। सख्त थी वे चट्टाने, अत्यंत ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರುವಂಥ ಬಂಡೆಗಳು। इसके साथ बुरबुरी थी, बुरबुरी ಅಂದರೆ ಚೂಪಾದ ಮೊನಚಾದ ಹಿಮಗಡ್ಡೆಗಳ ಮೊನಚನ್ನು ನೀವು ಕಲ್ಪಿಸ್ಕೋಬೋದು ಮಕ್ಕಳೇ। ಮಾನೋ ಶೀಶೆ ಕಿ ಚಾದರ್ ಥಿ, ಶೀಶೆ ಅಂದರೆ ಗ್ಲಾಸ್, ಗ್ಲಾಸ್ ಬೆಡ್ಶೀಟ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು चूपागी गट्टी मुट्टागी इद्वु। तो आगे बढ़ते समय बर्फ को काटने के लिए ये लोग फावड़े का इस्तेमाल कर रहे थे। फावड़े अंदरे सुत्तिगे, बर्फ अंदरे ಮಂಜುಗಡ್ಡೆ, ಮಂಜುಗಡ್ಡೆಯನ್ನು ಹೊಡೆಯೋದು, ಗ್ರಿಪ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು, ಆನಂತರ ಮುಂದೆ ಇರೋದು। ಇಸ್ತೆಮಾಲ್ ಶಬ್ದ का अर्थ है प्रयोग। ಮತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ಹೆಜ್ಜೆಗೆ ಸುತ್ತಿಗೆಯಿಂದ ಅದನ್ನು ಹೊಡೆಯೋದು, ಮತ್ತೆ ಗ್ರಿಪ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು, ಮತ್ತೆ ಮುಂದೆ ಇರೋದು। इस तरह फावड़े की सहायता से इन्होंने बर्फ का टुकड़ा किया। We contacted Mr. Arvind Sherpa, the son of Ang Dorji Sherpa. He too agreed to talk to you all in this video. Namaste all the viewers. I am Arvind Sherpa, son of late Ang Dorji Sherpa, a renowned and legendary climber from Nepal. And he was also a part of the first Indian mixed Everest expedition, which was organized by the Government of India with the collaboration of Indian Mountaineering Foundation. During this expedition, several records are being created and set, in which Madam Bachendri Pal became the first Indian lady to climb Mount Everest and fifth in the world to do that so. Whereas late Ang Dorji, he summited second time successfully without oxygen and created a record, and he became a first from the Asian countries to do that and second in the world after a great and legendary climber from Italy, Reinhold Messner, who has done it earlier. The records and the history created because the team members, all the 4 team members who climbed together on 23rd May 1984, that is Mr. Latu Dorji, Mr. Sonam Paljo, then late Ang Dorji and Madam Bachendri Pal. They all climbed on the same day on 1984 23rd May, but throughout the journey they all helped one another, supported one another and motivated one another to reach to the top. Wherever any help required, they just help with one another, they coordinated with one another and supported well with one another. All these character results in achieving the summit. So that's the strength of the team, working in a team. Thank you so much and namaste. बच्चों, पाठ में हम यहाँ तक रुकते हैं। अगले उनके आरोहण साहस को अगली कक्षा में देखेंगे। अब इस पाठ से संबंधित कुछ व्याकरणांश जानने की कोशिश करेंगे। आपके सामने 2 वाक्य है। ये सुंदर गुलाब है, विधान सौध बड़ा इमारत है। तो यहाँ पर गुलाब संज्ञा है और विधान सौध और इमारत दोनों संज्ञा है। सुंदर उस संज्ञा के विशेष गुण को प्रकट कर रहा है। यहाँ पर बड़ा इमारत शब्द का विशेष गुण बोल रहा है, तो इसलिए संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को प्रकट करने वाला शब्द हमेशा विशेषण होता है। A word which qualifies a noun or pronoun is known as adjective. देखिए, इसी तरह आपके सामने कुछ उदाहरण प्रस्तुत है। ऊंचा पर्वत में पर्वत संज्ञा है तो ऊंचा विशेषण है। तो आप बताइए अब मधुर स्वर में। जी हाँ, स्वर संज्ञा है तो मधुर विशेषण है। कर्कश आवाज को
इनमें से ढूंढिए आप लोग संज्ञा और विशेषण को। जी हाँ, आवाज संज्ञा है तो कर्कश उसका गुण प्रकट करता है, इसलिए वह विशेषण है। बड़ा साधु, सही पहचाना आप लोगों ने, साधु संज्ञा है तो बड़ा विशेषण है। ठंडी हवा, हवा संज्ञा है तो ठंडी विशेषण है। बच्चों अब जोड़कर लिखिए में बिछेंद्री पाल जी के इस पाठ से संबंधित कुछ घटनाएं हैं, आप इनको इन ईस्वियों से जोड़ना होगा। तो बताइए बिछेंद्री पाल जी का जन्म कब हुआ? जी हाँ, सही पहचाना आप लोगों ने, सन 1954 में। गंगोत्री ग्लेशियर की चढ़ाई कब की इन्होंने? 1982 में। पर्वतारोहियों का सम्मेलन कब हुआ था? 1983 में। एवरेस्ट की चोटी पर इन्होंने कब पहुंचा? सन 1984 में। तो यहाँ पर भी पर्वतों की ऊंचाई का नाप है और यहाँ पर पर्वतों का नाम है, आप लोगों को इन्हें जोड़ना होगा। तो कालानाग पर्वत की ऊंचाई कितनी थी? 6387। गंगोत्री ग्लेशियर की ऊंचाई 6672। रूडगेरो 5819 मीटर। और माउंट एवरेस्ट, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, 8848 मीटर। यहाँ पर हम कुछ शब्दों के समानार्थक शब्द को देखेंगे बच्चों। पहाड़ शब्द का समानार्थक शब्द है गिरि, पर्वत। चोटी, चोटी शब्द का समानार्थक शब्द है शिखर, श्रृंग। सुबह शब्द का समानार्थक शब्द सवेरा, प्रातःकाल। महिला, स्त्री, नारी। नजदीक, पास, निकट। चलिए बच्चों अब हम गृह कार्य तक पहुंच चुके हैं। यहाँ पर पाठ से संबंधित 2 सवाल हैं, इनका उत्तर किताब की सहायता से आप इनका उत्तर ढूंढ कर लिखिएगा। और यहाँ पर आपके लिए एक परियोजना, एक एक्टिविटी है। आपका प्रिय खेल कौन सा है? उस खेल में आपका लक्ष्य क्या है? लक्ष्य ಅಂದರೆ ಗುರಿ। ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಿಯ ಕ್ರೀಡೆ ಯಾವುದು? ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೀರಿ? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಖೋಖೋ ಆದರೆ ಎಷ್ಟು ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ, ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ ಆದರೆ ಎಷ್ಟು ನಿಮಿಷ ಅಥವಾ ಸೆಕೆಂಡ್ಗಳಿಗೆ ನೀವು ಆ ಮೀಟರನ್ನು ತಲುಪ್ತೀರಿ, ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಅಥವಾ ವಾಲಿಬಾಲ್ಗಳಾದರೆ ಎಷ್ಟು ಗೋಲ್ಗಳನ್ನು ನೀವು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ 10 ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಇದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಟೀಚರ್ಸ್ಗೆ तोरसी। बच्चों बिछेंद्री पाल जी हमेशा यही कहा करती थी कि बिगेस्ट रिस्क इन लाइफ इज नॉट टेकिंग एनी रिस्क। इनके साहसमय जीवन से हम प्रेरणा पाए हैं, ऐसा मेरा उम्मीद है। और यह पाठ आप लोगों को समझ में भी आया होगा। तो धन्यवाद आपको, अगली कक्षा में फिर मिलेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा और सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।